नाउ लेट्स सी दी इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है, मतलब ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। अगर इसमें रिएजेंट अवेलेबल है तो ये इफेक्ट पॉसिबल है। अगर रिएजेंट को हम रिमूव कर दें तो ये जो इफेक्ट है ये वापस रिमूव हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो ये टेम्परेरी इफेक्ट है, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट ये होता है। थर्ड पॉइंट, ये जो इफेक्ट है ये रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है, मतलब रिएजेंट है तो ये इफेक्ट है, अगर रिएजेंट नहीं है तो ये इफेक्ट नहीं, दैट्स वाई इसको टेम्परेरी इफेक्ट भी कहा जाता है। अब देखिए, अगर हमारे पास में दो एलिमेंट्स हैं, इनके बीच का जो फर्स्ट बॉन्ड होता है उसको हमेशा हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। और ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग जो होती है वो एकदम सामने सामने से होती है। ओके, लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्स्ट्रा बॉन्ड की, तो जो एक्स्ट्रा बॉन्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड बनाया है, तो ये जो एक्स्ट्रा बॉन्ड इसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड भी होता तो उसको भी हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। तो जो भी एक्स्ट्रा बॉन्ड्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम द सिग्मा बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड, उन एक्स्ट्रा बॉन्ड को हम बोलते हैं पाई बॉन्ड्स। इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। अब ये जो बॉन्ड्स होते हैं पाई बॉन्ड्स, ये आप जानते हैं 11th क्लास में पढ़ चुके हैं आप 4th चैप्टर के अंदर, कि ये जो है कोलेटरल जो साइड वाइज ओवरलैपिंग है उससे होते हैं। क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग से हो रहे हैं तो ये काफ़ी कैसे बॉन्ड्स होते हैं, वीक। और क्योंकि ये वीक बॉन्ड है तो इनको डीलोकेलाइज करना बहुत ही ईजी है, इनको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करना बहुत ही ईजी है। तो वीक बॉन्ड होने की वजह से हम इनको ईजीली क्या कर सकते हैं, डीलोकेलाइज कर सकते हैं। और क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है तो इनको डीलोकेलाइज करना ईजी नहीं है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में कौन से इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, कौन से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, तो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए कि हमारे पास में ये कार्बन है, ठीक है, इसमें से कोई भी एक कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। उस वजह से क्या होता है, इस कार्बन पे तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और जिसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं उस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए हमारे पास में क्या आएगा, कार्बन डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया है नेक्स्ट कार्बन पे, मैं इसको नंबरिंग कर देती हूँ 1 2। तो डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया है फर्स्ट कार्बन पे, दैट्स वाई फर्स्ट कार्बन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, एंड सेकेंड कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लूज किए इसलिए इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब अगर आने वाला रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल है तो वो अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो वो अटैक करेगा सीधा किस पे, इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे। और अगर आने वाला ग्रुप जो रिएजेंट है हमारे पास वो न्यूक्लियोफाइल है तो वो कहाँ अटैक करेगा, इस पॉजिटिव कार्बन पे। तो हम ये कह सकते हैं ये शिफ्टिंग, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कब पॉसिबल है, जब कोई रिएजेंट इस पर्टिकुलर कंपाउंड को अप्रोच करेगा। तो जब भी रिएजेंट इसको अप्रोच करेगा तो इस पाई बॉन्ड का क्या हो जाएगा, डीलोकेलाइजेशन, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा दूसरे कार्बन पे। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यहाँ पे तो हमने कार्बन कार्बन लिया है, लेकिन जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उस पर नेगेटिव आ जाएगा और जो लूज कर रहा है उस पर पॉजिटिव। अब अगर आने वाला रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल है तो वो नेगेटिव वाले आयन पे जुड़ जाएगा, अगर आने वाला ग्रुप जो रिएजेंट है वो न्यूक्लियोफाइल है तो वो पॉजिटिव वाले पे आके अटैक कर देगा। हम ये कह सकते हैं इसका मतलब कि ये शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कब होगी, जब रिएजेंट को हम ऐड कर रहे हैं। रिएजेंट को अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, पोलराइज। ये पहले नॉन पोलर था, अब ये क्या हो गया, पोलराइज। लेकिन अगर मैंने इस रिएजेंट को, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल को रिमूव कर दिया, अगर हम रिमूव करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इनिशियल स्टेज वापस मिल जाएगी। इन शॉर्ट ये इफेक्ट ओनली रिएजेंट के प्रेजेंस में होता है, दैट्स वाई हम इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेरी इफेक्ट। एंड इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, क्यों, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, पाई बॉन्ड्स जो होते हैं वो वीक होते हैं। नाउ लास्ट पॉइंट आप ये कह सकते हो, इसमें जो आप एरो यूज करते हो वो कर्व एरो यूज करते हो डबल साइडेड का। तो यहाँ पे तो डोनर स्पीसीज है और यहाँ पे क्या होगी, एक्सेप्टर स्पीसीज। जैसे कि यहाँ पे इस सेकंड कार्बन ने डोनेट किया और इस कार्बन ने एक्सेप्ट किया, तो जो डोनेट कर रहा है उसकी तरफ टेल पार्ट आएगा और जो एक्सेप्ट कर रहा है उसकी तरफ एरो वाला हेड पार्ट आएगा। सो इन दिस वे यू शो दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये है जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। लेट्स सी
about the type of electromagnetic effects. Let's see the type of electromagnetic effect. So the first one is plus E effect and the second one is minus E effect. प्लस ई इफेक्ट का मतलब होता है जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है टूवर्ड्स दी रिएजेंट, जो रिएजेंट अटैक कर रहा है उसकी तरफ अगर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए। जैसे देखिए, मान लीजिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और यहाँ पे हमने रिएजेंट यूज किया है। ये क्या है? अटैकिंग रिएजेंट। ये जो रिएजेंट है ये इस पर्टिकुलर कंपाउंड पे अटैक कर रहा है। तो अगर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये रिएजेंट की तरफ शिफ्ट हो जाए, रिएजेंट की तरफ मूव हो जाए, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? प्लस ई इफेक्ट। तो यहाँ पे देखिए किस तरफ एरो जा रहा है? रिएजेंट की तरफ। तो ये क्या हो गया है? प्लस इफेक्ट। यहाँ पे होगा क्या? अब इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया नेगेटिव और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करेगा? इस नेगेटिव चार्ज वाले कार्बन पे, और यहाँ पे ये आके अटैच हो जाएगा। तो नॉन पोलर को उसने पोलर बना दिया रिएजेंट ने, और फिर रिएजेंट उस नेगेटिव चार्ज वाले आयन पे अटैक करेगा। ओके, सो जब भी इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो रहा है टूवर्ड्स द अटैकिंग रिएजेंट, इस रिएजेंट की तरफ अगर मूव कर रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको हम बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए हमारे पास में है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये रिएक्ट कर रहा है विथ H प्लस। अब यहाँ पे ये जो H प्लस है ये हमारे पास में है अटैकिंग रिएजेंट। क्योंकि ये प्लस है तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वीक होते हैं, ये किसकी तरफ शिफ्ट करेंगे? इस कार्बन की तरफ। शिफ्टिंग या तो इस वाले कार्बन पे हो सकती है, इस कार्बन पे हो सकती है, पर ये किस तरफ शिफ्ट करेंगे? इस वाले कार्बन की तरफ। क्यों? क्योंकि अटैकिंग रिएजेंट इस तरफ से आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? अटैकिंग रिएजेंट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? देखिए CH3 CH पे आ जाएगा पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड CH2 पे आ जाएगा नेगेटिव। और क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ गया है तो ये जो H है ये इस वाले नेगेटिव कार्बन से अटैच हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा CH3 और यहाँ बन जाएगा CH पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो रिएजेंट है इसकी प्रेजेंस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। क्योंकि ये एरो टूवर्ड्स जा रहा है अटैकिंग रिएजेंट, दैट्स व्हाट इज नोन एज प्लस ई इफेक्ट। नाउ यहाँ पे आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? प्लस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैसे भी यहाँ पे बढ़ा रहा है, तो ये और आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। So this is about the plus E effect. Now let's see the minus E effect. So see, यहाँ पे क्या होता है? जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है that move away from the reagent. For example हमारे पास में है ये कार्बोनिल कंपाउंड और यहाँ पे आ रहा है, मान लीजिए कि ये एक न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे ये CN क्या है? साइनाइड ग्रुप क्या है हमारे पास? अटैकिंग रिएजेंट। अब देखिए होता क्या है, ये जो अटैकिंग रिएजेंट है ये कहाँ अटैक कर रहा है? इस कार्बन पे, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? इस ऑक्सीजन पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो रहे इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये अटैक कहाँ कर रहा है? इस कार्बन पे। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे अवे फ्रॉम दी अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट यहाँ पे आ रहा है और ये उससे दूर जा रहा है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स उससे दूर जा रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं माइनस ई इफेक्ट। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो CN ग्रुप है ये इस कार्बन पे ही क्यों अटैक कर रहा है? बहुत ही सिंपल है इसका आंसर। आप जानते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है ये क्या है? इलेक्ट्रो नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये हो जाएगा नेगेटिव। अब देख लीजिए CN कहाँ अटैक करेगा? इस कार्बन पे करेगा, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव है। इस वजह से हमने बताया था कि ये जो साइनाइड ग्रुप है ये अटैक करता है कार्बन पे, तो ये पाई बॉन्ड आर मूविंग अवे फ्रॉम द कार्बन, जहाँ से ये रीजेंट अटैक कर रहा है, जहाँ पे अटैक कर रहा है उससे दूर जा रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? माइनस ई इफेक्ट। और यहाँ पे हमने क्या देखा था? जहाँ पे ये रिएजेंट अटैच हो रहा था उसी तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे। तो जहाँ अटैकिंग रिएजेंट अटैच होता है और उसी तरफ अगर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसको प्लस ई बोलते हैं, और जहाँ पे ये अटैकिंग रिएजेंट अटैच होता है उससे दूर अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? माइनस ई इफेक्ट। सिंपल।
So this is all about the electromagnetic effect. Now let's see the next effect, which is resonance effect. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रेजोनेंस. रेजोनेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? देखिए, अगर आपको किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी बतानी है, अगर आपको किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी बतानी है, तो एक जो स्ट्रक्चर है वो सारी प्रॉपर्टी नहीं बता सकता उस पर्टिकुलर कंपाउंड की. आपको नंबर्स ऑफ पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे, फिर हर एक स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी बताएगा उस कंपाउंड के बारे में. इस तरीके से आप सारी वो डिटेल्स लेके उस कंपाउंड के बारे में बता सकते हैं. तो जो भी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आप बनाते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स आप बनाते हैं उस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए, उस स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एंड इस इफेक्ट को हम बोलते हैं रेजोनेंस. ये जो फिनोमिना होता है इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस. अब देखिए, इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. मान लीजिए हमारे पास में है बेंजीन. आई एम ड्राइंग बेंजीन. बेंजीन में पहले मैं इस कार्बन की नंबरिंग कर लेती हूँ ताकि हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाएगा. अब देखिए, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, 4, 5 एंड 6. इसको मैं एक और तरीके से ड्रॉ कर सकती हूँ. आई कैन ड्रॉ इन दिस वे. वापिस मैं नंबरिंग कर रही हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब देखिए, अगर आप इन दोनों स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे 1, 2 जो बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, पर यहाँ पे 1, 2 क्या है, जो कार्बन है वो क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है. 2, 3 कार्बन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से, यहाँ पे 2, 3 कार्बन डबल बॉन्ड से, यहाँ पे 3, 4 जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड के हैं, यहाँ पे 3, 4 सिंगल बॉन्ड के हैं, यहाँ 4, 5 सिंगल बॉन्ड, 4, 5 डबल बॉन्ड, 5, 6 डबल बॉन्ड, 5, 6 सिंगल बॉन्ड, 6, 1 सिंगल बॉन्ड, 6, 1 डबल बॉन्ड. तो अगर आप नोटिस करें तो ऑल्टरनेट आपको बॉन्ड्स मिल रहे हैं. जहाँ पे यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो वहाँ पे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आपको मिल रहा है. तो देखिए, यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम बॉन्ड्स को देख रहे हैं तो बॉन्ड्स की पोजीशन वेरी हो रही है. वो भी कौन से बॉन्ड? पाई बॉन्ड्स. पाई बॉन्ड्स अपनी पोजीशन वेरी कर रहे हैं. अब ये जो कंपाउंड है ये अपना कुछ अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, और वहीं ये जो सेम ही कंपाउंड होने के बाद इसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो ये कुछ अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, और कंबाइन टुगेदर हम इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी बता सकते हैं. जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो बेंजीन में कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ है वो होता है 1.39 एंगस्ट्रॉम. अब अगर हम बात करते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की, तो कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम. अगर हम बात करते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम. अब देखिए, यहाँ पे जो हमने कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात की वो क्या है, 1.39. ना तो वो प्योरली सिंगल बॉन्ड की तरह बिहेव कर रहा है, ना तो वो डबल बॉन्ड की तरह बिहेव कर रहा है. वो इन दोनों के बीच की स्टेट शो कर रहा है. ना तो वो 1.5 के बराबर है, ना तो वो 1.34 के बराबर है. वो इन दोनों के बीच की स्टेट शो कर रहा है. इसका मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड्स बेंजीन में होते हैं वो ना तो प्योरली सिंगल बॉन्ड है, ना तो प्योरली डबल बॉन्ड है. तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो बॉन्ड्स हैं वो डीलोकलाइज कर रहे हैं. अगर मैं 1, 2 की बात करती हूँ तो यहाँ पे एक टाइम में डबल बॉन्ड आ रहा है, दूसरे टाइम में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ रहा है. मतलब ये ना तो प्योरली सिंगल बॉन्ड है, ना तो प्योरली डबल बॉन्ड है. ये इन दोनों की बीच की स्टेट है, इंटरमीडिएट स्टेट है. इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि अगर सबकी बॉन्ड्स लेंथ जो है बराबर है, इसका मतलब यहाँ पे हर एक कार्बन के पास में पाई बॉन्ड आएगा ही आएगा. क्यों? क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमने एक ही कंपाउंड के एक से ज़्यादा पॉसिबल स्ट्रक्चर बना दिए हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी, ऑल जो प्रॉपर्टीज़ होती है, आप सिंगल स्ट्रक्चर से डिटरमाइन नहीं कर सकते. आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसके लिए नंबर ऑफ पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना होगा. जब आप पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करेंगे तो इसमें हर एक स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी को शो करेगा, डिपिक्ट करेगा, और इस तरीके से आप उस पर्टिकुलर कंपाउंड की प्रॉपर्टी बता सकते हैं. जैसे यहाँ पे अगर मैं ये स्ट्रक्चर देखती तो मैं ये बोलती 1, 2 जो कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड है, बट ऐसा नहीं है. 1, 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी होता है. तो वो कैसे होता है, कैसे समझ में आएगा? जब हम इसके सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ
करेंगे। सो दीज ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये जो भी स्ट्रक्चर्स हम बना रहे हैं इसको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे कि यहाँ पे हमने दो स्ट्रक्चर बनाए हैं, दिस इज स्ट्रक्चर 1 एंड दिस इज स्ट्रक्चर 2। दीज बोथ आर द फर्स्ट एंड सेकेंड इन दिस केस आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नाउ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम एक और वर्ड देते हैं, दैट इज कैनोनिकल स्ट्रक्चर। आप रेजोनेटिंग की जगह कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो ये फर्स्ट टू क्या है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। तो अब ये तो हो गए हैं इनके पॉसिबल स्ट्रक्चर। अगर मुझे इसका कंपाइल स्ट्रक्चर बनाना है, मतलब एक्चुअल में बेंजीन हम कैसे शो कर सकते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 ऐसे इस तरीके से सिंबल दिखाना पड़ेगा और इसका एक बनाना पड़ेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पे जो ब्लैक कलर के मैंने जो सिंगल सिग्मा बॉन्ड बनाया, ये तो इंटैक्ट है, मूव क्या कर रहे हैं, ये पाई बॉन्ड्स। तो पाई बॉन्ड्स को हम कैसे शो करेंगे, ऐसे डॉटेड लाइन से। मतलब हर एक कार्बन 1 2 3 4 5 6 हर एक कार्बन के पास में डबल बॉन्ड आता ही आता है डीलोकलाइजेशन की वजह से। तो आप इन बॉन्ड्स को इस तरीके से डॉटेड लाइन से शो करेंगे, मतलब हर एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता ही आता है। इस वजह से ना तो ये प्योरली सिंगल बॉन्ड है, ना तो ये प्योरली डबल बॉन्ड है, ये इन बिटवीन की स्टेट है। ठीक है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो होगा 1.39 एंगस्ट्रॉम, विच इज बिटवीन सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। नाउ दीज आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जो इसका हम कंबाइंड स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब इन सबको मिला के जो फाइनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। जो लास्ट स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। दीज आर दी पॉसिबल स्ट्रक्चर। उसका जो आउटकम होता है उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और जो भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं उनको आप डबल साइडेड एरो से शो करते हैं, मतलब दीज आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और फाइनली जब ट्रिपल आप 3 जब बॉन्ड्स बना के दिखाएंगे तो इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। ओके, सो नाउ लेट अस कंक्लूड। हम ये कह सकते हैं इट इज नॉट पॉसिबल टू give all the property of particular compound by a single electronic structure, so we try to make possible electron structure. Now each structure will give some property about that compound, so these structures are called resonating structure or canonical structure, and the combined form of these structures are called resonance hybrid. और आप ये भी कह सकते हैं कि जब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करते हैं, डीलोकलाइजेशन शो करते हैं, तो आप डबल साइडेड एरो दिखाते हैं। और जब रेजोनेंस हाइब्रिड शो करते हैं, दैट इज कंपाइल स्ट्रक्चर ऑफ दिस रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो आप 3 सिंबल्स इस तरीके से शो करते हैं। सो दिस इज बेसिक अबाउट रेजोनेंस। अब हम देखते हैं रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, फिर हम वेरियस एग्जाम्पल्स देखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की। लेट्स सी दी कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। फर्स्ट कंडीशन ये है कि सिस्टम कॉन्जुगेट होना चाहिए। कॉन्जुगेट मतलब ऑल्टरनेट। फॉर एग्जांपल डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, अगेन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, अगेन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो जब कॉन्जुगेशन का मतलब होता है जब ऑल्टरनेट में आपको डबल बॉन्ड मिलते हैं तो उसको हम कॉन्जुगेशन बोलते हैं। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड सो ऑन। तो अगर आपको ऑल्टरनेट में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मिल रहा है उसको हम कॉन्जुगेट सिस्टम बोल रहे हैं। उसी तरीके से अगर आपको ऑल्टरनेट में सपोज डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, तो आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से आपको कॉन्जुगेशन में मिले तब भी उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट सिस्टम। कॉन्जुगेट मतलब ऑल्टरनेट, हम ये बोल सकते हैं ऑल्टरनेट की हम बात करते हैं। इसके अंदर जो भी हम बात कर रहे हैं वो ऑल्टरनेट होना चाहिए। अब क्या किस चीज़ के हम बारे में बात कर रहे हैं अभी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं। अब देखिए ये जो सिस्टम होते हैं जिसमें हम रेजोनेंस देखते हैं ये जनरली प्लेनर होने चाहिए। अगर प्लेनर है तो रेजोनेंस बहुत अच्छी तरीके से होगा, नॉन प्लेनर है तो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। So the priority condition is compound should be planar and it should be conjugate system. Now अब इसमें इन्वॉल्व कौन होते हैं, जैसे हमने देखा था इंडक्टिव इफेक्ट में कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन वो पाई इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ रिएजेंट के प्रेजेंस में इन्वॉल्व हो रहे थे। अगर रिएजेंट नहीं था तो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो वापस अपनी रियल पोजीशन पे आ जा रहे थे। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करते हो तो यहाँ पे भी पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स आपस में कॉन्जुगेशन में हो सकते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स मे बी इन कॉन्जुगेशन विद
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जैसे हमने यहाँ पे देखा था। यहाँ पे क्या है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है कॉन्जुगेशन में है इस पॉजिटिव चार्ज के, पॉजिटिव चार्ज कार्बन के। तो इस तरीके से कॉन्जुगेशन में पाई 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 बॉन्ड्स हो या पाई और लोन पेयर्स हो, पाई प्लस पॉजिटिव चार्ज हो, पाई प्लस नेगेटिव चार्ज हो, तो सारी कंडीशन में क्या होगा, conjugation possible है। so these are the species which involve in the resonance। now इसमें क्या होता है, delocalization होता है, मतलब कंप्लीट मूविंग होती है, ये नहीं कि सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, थोड़ा सा शिफ्टिंग हो रहा है, पूरा का पूरा delocalize होगा, चार्ज का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं बहुत ही बेसिक सा। यहाँ पे हमारे पास में कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, तो ये कॉन्जुगेट सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे हम ऑल्टरनेट पोजीशंस देख सकते हैं। अब मुझे अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो होगा क्या, देखिए यहाँ पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ शिफ्ट होगा, इस वाले इन दो कार्बन्स के बीच में होगा। मैं इनको नंबरिंग कर देती हूँ ताकि बोलने में थोड़ा आसान रहेगा कि कौन सा कार्बन कौन सा है। तो जो 1-2 कार्बन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो शिफ्ट हो जाएंगे 2-3 कार्बन के बीच में। इस वजह से क्या होगा, इस जो फर्स्ट कार्बन है उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो देखिए क्या होगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इन 2-3 के बीच में शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये 3-4 वाले कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इस फोर्थ कार्बन पे। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, CH2 CH CH एंड CH2। पहले तो मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया। अब देखिए यहाँ पे ये 1-2 कार्बन का इलेक्ट्रॉन, जो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं 2-3 के बीच में, तो ये 2-3 के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड, ओके। अब ये फर्स्ट कार्बन क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है, ठीक है, 2 के पास तो वैसे वापस आ रहा है यहाँ पे, तो क्योंकि 1 अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है तो इस 1 के पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन से वापस कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, इस टर्मिनल कार्बन पे, फोर्थ कार्बन पे, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इसी तरीके से आप जिसको ऑपोजिट भी देख सकते हैं, कैसे, देखिए यहाँ पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन से ये शिफ्ट हो जाए इन 3-2 के बीच में, और ये 2-1 वाले जो इलेक्ट्रॉन से ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ये शिफ्ट हो जाए 1 कार्बन पे, तो क्या मिलेगा हमें, देखिए CH2। पहले मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर बना देती हूँ। अब देखिए क्योंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शिफ्ट हो गए 3-2 के बीच में, तो यहाँ पे अगेन क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। इसने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए, दूर किए, तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इनको देखिए ये वापस शिफ्ट कहाँ हो रहे हैं, CH2 की तरफ, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो देखिए लाइन वाइज देखना है आपको, इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लूज किए इसलिए पॉजिटिव चार्ज, ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया यहाँ पे, तो यहाँ आ गया डबल बॉन्ड। अगेन ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए CH2 पे, तो यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज। तो आपको इस तरीके से इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलते हैं। वी गेट 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस इज स्ट्रक्चर 1, दिस इज स्ट्रक्चर 2 एंड दिस इज स्ट्रक्चर 3। सो जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतना ही वो कंपाउंड स्टेबल होगा। सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्टेबिलिटी, जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनेंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होती है। सो ये बात भी आपको ध्यान देनी है। So let's take another example. For example, we are taking unsaturated aldehyde CH2 double bond CH C double bond OH. This is alpha beta unsaturated aldehyde। जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसके जस्ट पास वाले कार्बन को हम अल्फा बोलते हैं, उसके नेक्स्ट कार्बन को हम बीटा बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास में ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा। अगर नेक्स्ट होता तो गामा एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखिए ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है तो ये जो पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन है ये भी कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इन कार्बन के बीच में। अगेन हम नंबरिंग कर देते हैं ताकि हमें एक्सप्लेन करने में थोड़ा आसान हो जाए, तो हम नंबर कर देते हैं कार्बन 1, 2 एंड 3। तो देखिए होगा क्या, क्योंकि ऑक्सीजन पाई इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है अपनी तरफ, तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। 1-2 के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड,
और यहाँ पे अगर 3 कार्बन अपना जो इलेक्ट्रॉन है 2-3 कार्बन जो अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे हैं 1-2 के बीच में, तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड और इस थर्ड कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। देखिए कैसे, पहले बेसिक स्ट्रक्चर बना देते हैं, CH2 CH OH। अब देखिए हो क्या रहा है, ये कार्बन डोनेट कर रहा है तो इस पे आएगा प्लस चार्ज। फिर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं 2-1 के बीच में तो डबल बॉन्ड। ये जो पाई बॉन्ड है ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ तो जैसा है वैसा का वैसा ही है। तो यहाँ पे कार्बन पे आ गया पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे आ गया है नेगेटिव। और जस्ट इसका उल्टा भी हो सकता था, ये भी हो सकता था कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शिफ्ट हो जाते इन 1-2 कार्बन के बीच में, और ये जो 2-3 के इलेक्ट्रॉन्स है ये शिफ्ट हो जाते इस थर्ड कार्बन पे। तो हमें क्या मिलता है, देखिए पहले हम सिंपल स्ट्रक्चर बना देते हैं इसका, CH2 CH COH। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये 1-2 के बीच में जा रहे हैं तो यहाँ बना देंगे नया पाई बॉन्ड। क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए ये जो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं CH2 की तरफ तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। अगर आप यहाँ नोटिस करें तो यहाँ पे कार्बन पे आ गया है नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज। यहाँ देखें तो कार्बन पे आ गया पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे आ गया है नेगेटिव। अब ये तो हो गए इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हमने देखे हैं 1 2 3, तो 3 स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की, इसमें कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, तो आपको नोटिस करना है पहली बात तो जो न्यूट्रल होते हैं ज़्यादा स्टेबल होते हैं। लेकिन अगर आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है ड्यूरिंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो आपको नोटिस ये करना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे हमेशा नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, और अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो उस पर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए यहाँ पे ये है न्यूट्रल, इसको हम नंबर 1 दे देते हैं, इसको नंबर 2 एंड दिस इज द नंबर थर्ड स्ट्रक्चर। ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर है अल्फा बीटा अनसैचुरेट एल्डिहाइड का। तो अगर हम इनकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो कौन सा होगा, फर्स्ट, क्योंकि ये न्यूट्रल है। उसके बाद में सेकंड स्टेबल कौन सा होगा, सेकंड वाला, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर नेगेटिव है, और कार्बन जिस जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है काइंड ऑफ, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन के कंपेयर में, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो सेकंड इससे थोड़ा सा कम स्टेबल है। सबसे कम स्टेबल थर्ड स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या है पॉजिटिव। कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए उस पर क्या है नेगेटिव, तो ये सबसे कम स्टेबल है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो 3 बने हैं, लेकिन इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर भी हम आयन कहाँ पे प्रेजेंट है उसके बेसिस पे बता सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है फर्स्ट, उससे कम स्टेबल है थर्ड, और सबसे कम स्टेबल जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे थर्ड वाला है। तो इस तरीके से आपने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बना दिए हैं। नाउ लेट्स सी दी एग्जाम्पल ऑफ एसीटेट आयन। हम इस एसीटेट आयन के रेजोनेंस को भी देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन से ये शिफ्ट करेंगे इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, और क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है तो ये पाई बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ से ये पुश कर रहा है तो यहाँ से ये अपने ये कार्बन भी इसको पुश करेगा और ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा, CH3 CO, और यहाँ हमने बना दिया O। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट जाएगा और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये हमें मिल गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एसीटेट आयन। अब ये वापस अगर शिफ्ट होता भी है तो ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ से यहाँ, तो वापस क्या हो जाएगा, दोनों बीच में डबल बॉन्ड और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नेगेटिव, तो हमें वापस फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एसीटेट आयन के 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2। ओके, अगर आपको उसका रेजोनेंट हाइब्रिड बनाना है तो आप देखो क्या करेंगे, आप लिखेंगे CH3 कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन शिफ्ट कौन कर रहा है, पाई बॉन्ड। तो देखिए पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट कर रहा है, देखो एक बार में इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में था, दूसरी बार इस वाले कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, तो ये जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट हो रहा है इन कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, इसलिए मैं इसको डॉटेड लाइन से शो कर दिया। और क्या है इस पे नेगेटिव चार्ज, तो आप यहाँ लगा सकते हैं नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, या फिर ब्रैकेट बना के बाहर भी आप नेगेटिव चार्ज शो
कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। ये जो हमारे पास में है इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। पाई बॉन्ड है, उसके बाद में सिंगल बॉन्ड और फिर आयन। तो अगेन क्या हो गया, यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो गया पाई बॉन्ड का और आयंस के बीच में। तो इस तरीके से कॉन्जुगेट सिस्टम होना चाहिए। प्लेनर, प्लेनर मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेनर होने चाहिए। और जो इसमें पार्टिसिपेट कौन करते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स या फिर लोन पेयर या फिर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। बट शर्त ये है कि ये सब क्या होने चाहिए, कॉन्जुगेट होने चाहिए एक दूसरे के। और नेक्स्ट पॉइंट, ये क्या करते हैं, डीलोकलाइज करते हैं, हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देते हैं। जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं। इनका जो कंबाइन फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम डबल साइडेड एरो से शो करते हैं और कंपाइल फॉर्म को हम इस वाले सिंबल से शो करते हैं। एंड लास्ट एंड फाइनल, जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनेंगे उतना ही ज़्यादा वो कंपाउंड स्टेबल होगा। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। देखिए यहाँ पे हमारे पास में एक बेंजीन रिंग जिससे कॉन्जुगेशन में क्या है, जिसमें कॉन्जुगेशन में है डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे है OH ग्रुप, मतलब फिनॉल की बात कर रहे हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये सिग्मा बॉन्ड है हमारे पास में, फिर वापस से पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। तो आप देख सकते हैं लोन पेयर एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स दैट इज पाई बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में, पाई बॉन्ड भी आपस में कॉन्जुगेशन में है। तो यहाँ पे ये क्या है, जो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट करेगा इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में। इस वजह से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो जाएंगे इस पर्टिकुलर कार्बन पे। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट, देखिए अब यहाँ पे ये दोनों तो क्या है, इंटैक्ट है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आया है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बॉन्ड के बीच की, तो देखिए यहाँ पे एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्यों, क्योंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो लोन पेयर है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं तो डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, प्लस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। अब क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन रहा है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा इस कार्बन पे, तो इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब अगेन देखिए होगा क्या, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये वापस शिफ्ट होगा इस कार्बन के बीच में, और ये जो हमारे पास में पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये शिफ्ट हो जाएंगे इस पर्टिकुलर कार्बन पे जहाँ पे मैंने एरो शो किया है। तो अगेन हमें क्या मिलेगा, देखिए क्योंकि ये हमने पहले बना रखा है, ये इंटैक्ट है, अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, इस वाले बॉन्ड पे भी कोई चेंजेस नहीं आ रहे। लेकिन ये देखो ये नेगेटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो गया है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा पाई बॉन्ड। अब ये जो पाई बॉन्ड है इस कार्बन पे शिफ्ट हो गया, मतलब यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब वापस देखिए होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन वापस शिफ्ट होंगे इस सिग्मा बॉन्ड की तरफ पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, और ये जो हमारे पास में डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट होगा इस पर्टिकुलर कार्बन पे। तो वापस से क्या मिलेगा आपको, एक नया स्ट्रक्चर, नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो कि है ये वाला। अब देखिए क्योंकि इंटैक्ट है, हमने कुछ चेंजेस नहीं किए, तो ये एज इट इज रहेगा डबल बॉन्ड के फॉर्म में। ये भी इंटैक्ट है, हमने कुछ चेंजेस नहीं किए, पर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के साथ में आ रहा है। तो जब ये शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, पाई बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज में, तो ये कन्वर्ट हो गया नेगेटिव चार्ज में। अगेन ये नेगेटिव चार्ज जो है इस सिंगल बॉन्ड पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और ये जो एक्स्ट्रा बॉन्ड बना था ये वापस से कहाँ चला जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास में, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास में। तो अगेन आपको एक नया स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि होगा, देखिए ये तो इंटैक्ट है हमारे पास में, ये भी इंटैक्ट है। अगर हम देखें यहाँ पे आई एम यूजिंग द सेम कलर OH, तो देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे वापस चला जाएगा, तो हमें यहाँ पे वापस से लोन पेयर मिल जाएगा। जो लोन पेयर शिफ्टिंग में गया था ये वापस से हमें मिल गया है। तो यहाँ पे हमने फिनॉल का 1 2 3 4 एंड 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लिए हैं। तो जब रेजोनेंट स्ट्रक्चर को आप शो करते हैं तो डबल साइडेड एरो से शो
करते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पे हम देखेंगे तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। अगर इन कार्बन की बात करें तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अगेन जैसे बेंजीन में देखा था, अगर एक स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड आ रहा है तो दूसरे स्ट्रक्चर में उसी पोजीशन पे सिंगल बॉन्ड आएगा। तो ये हम वेरिएशन देख सकते हैं। अब इसी समझ में क्या आता है, इससे आपको ये समझ में आता है, ध्यान से देखिए, बेंजीन पे अगर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई भी फंक्शन ग्रुप जुड़ा हुआ है अगर, तो फंक्शन ग्रुप की जस्ट पास वाली पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। और उस फंक्शनल ग्रुप से अगर हम थर्ड पोजीशन की बात करें तो उसको हम बोलते हैं मेटा पोजीशन। अगर उससे हम फोर्थ पोजीशन की बात करें तो उसको हम बोलते हैं पैरा पोजीशन। तो अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो मेटा पोजीशन है वहाँ पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो अब अगर आने वाला ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल है तो ये वो ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा, मतलब एक बार ऑर्थो प्रोडक्ट देगा, एक बार पैरा। जैसे आने वाला ग्रुप अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो एक बार वो ऑर्थो पे अटैच हो जाएगा, प्लस एक बार वो पैरा के साथ में हमें प्रोडक्ट देगा, 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे हमें टोटल, ठीक है। अगर हमारा आने वाला ग्रुप न्यूक्लियोफाइल है, जैसे कि OH नेगेटिव फॉर एग्जांपल, तो वो कहाँ अटैक करेगा, नेगेटिव है तो वो कहाँ अटैक करेगा, इस पॉजिटिव वाले पोजीशन पे। मेटा पोजीशन कैसी, पॉजिटिव, तो नेगेटिव चार्ज का जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा। तो इस तरीके से रेजोनेंस से आप रिएक्टिविटी भी बता सकते हो कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, आप उनकी पोजीशन डिसाइड कर सकते हो। टोटल आपके पास 6 कार्बन है, वहाँ पे उसमें से आपको कहाँ पे अटैक करवाना है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको बता देता है। जैसे यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो आने वाला ग्रुप अगर इलेक्ट्रोफिलिक के पॉजिटिव है तो ऑर्थो पैरा पे अटैक करेगा, और अगर आने वाला ग्रुप नेगेटिव है तो वो मेटा पे अटैक करेगा। तो इन सारे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर मेरे को उसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है तो आई विल मेक लाइक दिस वे, क्योंकि देख लीजिए डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, उसके बाद सब डबल बॉन्ड है, तो बेंजीन में तो डबल बॉन्ड डीलोकेलाइज हो ही रहा है, साथ में यहाँ पे भी डबल बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बता सकते हैं। प्लस आप यहाँ शो कर सकते हैं कि प्लस माइनस चार्ज भी यहाँ पे डीलोकेलाइज साथ में हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको पूरी तरह से शो कर सकते हैं, और आप चाहें तो, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो आप यहाँ पॉजिटिव दिखा सकते हैं, और रिंग में नेगेटिव चार्ज रोटेट करा तो रिंग में नेगेटिव चार्ज भी लिख सकते हैं। तो आप इस तरीके से आप यहाँ पे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हो, यहाँ पे आपको रेजोनेंस हाइब्रिड मिल रहा है। तो हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि रेजोनेंस में क्या होता है, रेजोनेंस में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्ड्स हैं वो क्या होने चाहिए, कॉन्जुगेशन में होने चाहिए, या फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स प्लस लोन पेयर आपस में क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। इस वजह से इनमें क्या होता है, डीलोकेलाइजेशन होता है, और इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट। और ये जो डीलोकेलाइजेशन होता है इसकी वजह से क्या होता है, कंपाउंड में पोलैरिटी जनरेट हो जाती है। जैसे यहाँ पे पोलर नहीं था, लेकिन जैसे ही रेजोनेंस हुआ, डीलोकेलाइजेशन हुआ पाई इलेक्ट्रॉन्स का और लोन पेयर का, तो उस वजह से क्या हो गया, देखो ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया है। तो अगर डीलोकेलाइजेशन होगा तो उससे पोलराइजेशन भी होगा, मतलब कंपाउंड क्या हो जाएगा, पोलराइज, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो है वो आपको रिएक्टिविटी के बारे में भी बताते हैं और ऑल दी डिटेल ऑफ द कंपाउंड भी समझाते हैं। सो नाउ लेट्स सी दी टाइप ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। Let's see type of resonating structure. The first one is plus R and second one is minus R. प्लस R को अब प्लस M भी कहते हैं, माइनस R को अब माइनस M भी कहते हैं, बिकॉज दिस रेजोनेटिंग इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज मीजोमेरिक इफेक्ट। इसको हम मीजोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। 1930 टॉक अबाउट द माइनस M इफेक्ट, देन इसकी एग्जाम्पल्स हैं NO2, CN, CO, कीटोनिक ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, एसिड ग्रुप, एस्टर ग्रुप। तो जिसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो सब क्या शो करते हैं, माइनस इफेक्ट शो करते हैं। देखिए जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। अब यहाँ पे Cl के पास क्या होता है, लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर है तो ये प्लस M इफेक्ट शो करेगा, मतलब इसकी लोन पेयर शिफ्ट होंगे यहाँ पे और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएंगे इस कार्बन के ऊपर। तो क्या मिलेगा हमें, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड Cl, और Cl पे क्या आ जाएगा,
पॉजिटिव चार्ज। तो क्योंकि इस ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है इसलिए क्या शो कर रहा है, प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम माइनस एम इफेक्ट का। तो यहाँ आ जाएगा CH2CH और मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिया है CN ग्रुप। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो ये बॉन्ड भी कहाँ हो जाएंगे, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, CH2, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड N और N पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये हमें क्या मिल गया है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर इस पर्टिकुलर कंपाउंड का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, इसके सिर्फ इस पे माइनस चार्ज आ रहा है तो ये क्या शो कर रहा है, माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, क्योंकि ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, दे रहा है, तो ये प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है। सो इस तरीके से आपने रेजोनेंस के बारे में समझ लिया है और वो कैसे रिएक्टिविटी ऑर्डर को इफेक्ट करता है वो देख लिया है। और रेजोनेंस स्ट्रक्चर जितने ज़्यादा बनेंगे वो स्टेबल होगा कंपाउंड, ये भी समझ लिया है। और साथ में आपने इसके टाइप्स भी देख लिए और उनके एग्जाम्पल्स भी देख लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और वी कैन से मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेटिंग इफेक्ट। सो next topic is hyperconjugation, which is also known as no bond resonance.